Good evening students. Today's lecture is on Indo-Greeks. बच्चों हमारे भारत में जैसा कि आप लोगों ने अलेक्जेंडर के समय से देखा था, उसी समय से ग्रीक्स लोगों का इन्वेजन चालू हो गया था। और ये इंडो ग्रीक्स हैं, ये भी ग्रीक्स हैं, लेकिन इनको इंडो ग्रीक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग इन्वेजन करके गए नहीं यहाँ से, यहीं पर रह गए, यहीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, यहीं के रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, इसलिए ये लोगों को इंडो ग्रीक्स कहा गया। और आज हम लोग इंडो ग्रीक्स के ऊपर ये लेक्चर पढ़ेंगे। सो हियर वी स्टार्ट। बच्चों चूँकि इस एरा के ना कई सारे नाम हैं, इसलिए आप लोग उसको एक साथ लिखना, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इंडो बैक्ट्रियन, इंडो ग्रीक्स, और हिंदी में इसको हिंद यवन कहा जाता है। अगर आप हिंदी में इसको इंडो ग्रीक भी लिखेंगे तो वो भी सही माना जाएगा। तो आप आइदर इंडो ग्रीक लिखें, क्वेश्चन में कभी इसको बदल करके इंडो बैक्ट्रियन लिख दिया जाता है या कुछ भी इस तरह का। तो यू शुड रिमेंबर कि हम लोग किसकी बात करें। तो हिंद यवन, इंडो ग्रीक्स, इंडो बैक्ट्रियंस, ऑल आर सेम। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। बच्चों इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अपना वही नॉर्थ वेस्ट जोन जहाँ पर अटैक हुआ था और वहीं से हमेशा अटैक होता है और आगे भी होता रहेगा, हम लोग उसके आगे मिडिवल पीरियड में भी पढ़ेंगे। तो जो अपना ओपन माउथ है, जो अपना खुला हुआ मुंह है जहाँ से अटैक होता है, वहीं से इंडो ग्रीक्स के समय जो है, मतलब ये आप ये मान लीजिए कि जब शुंग काल चल रहा था इधर, जिसकी हम लोगों ने भी बात करी थी, उस समय इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन यहाँ पर चालू हो गया था, अटैक चालू हो गया था। और उसका रीज़न ये था कि वो लोग वहाँ से जो आसपास के इलाकों को जीत लिया करते थे, चाइना वगैरह में चले जाते थे, तो उधर सब बंद हो गया, तो इसलिए ये लोग इधर इंडिया की तरफ मूव हुए। और जब इंडिया की तरफ मूव हुए तो पहले एक धारा आई, फिर दो धारा आई। मैंने इसीलिए इसको टेबल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर इंडो ग्रीक्स की एक ब्रांच नहीं बल्कि दो ब्रांच आई। हालांकि एक ब्रांच ज़्यादा फेमस थी, उसके रूलर ज़्यादा फेमस थे, लेकिन फिर भी आप दोनों ब्रांचेस को समझ के रखिएगा। इंडो ग्रीक्स पहले आप टेबल समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊँगी। दो ब्रांचेस, डेमेट्रियस डायनेस्टी, यूक्रेटाइडिस डायनेस्टी। डेमेट्रियस 190 से 165 BC। इसका एरिया था ईस्टर्न पंजाब एंड सिंध। ईस्टर्न पंजाब मतलब जो भारत से लगा हुआ, पंजाब के दो भाग करेंगे, ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्टर्न जो पंजाब और सिंध का हिस्सा है वो इसका एरिया था। और इसकी कैपिटल थी सियालकोट। यूक्रेटाइड्स जो है उसके इसका एरिया है वेस्टर्न पंजाब, जैसे कि ये ईस्टर्न है, जो बचा हुआ हिस्सा हुआ वेस्टर्न हो गया, तो वेस्टर्न पंजाब यूक्रेटाइड्स का था और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। अब डेमेट्रियस का पूरा डायनेस्टी देखिए। मिनेंडर विच वाज अ वेरी फेमस एमंग ऑल द इंडो ग्रीक्स, जितने भी दोनों शाखाओं के रूलर्स हुए, मिनेंडर सबसे फेमस है, 165 से 145 BC है। उसके बाद स्ट्रेटो 1 और बच्चों इसी में स्ट्रेटो 2 भी है। ये दो रूलर्स इसके हो गए, ये चारों है ना। इसके बाद यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी में पहले यूक्रेटाइड्स खुद, फिर हेलियोक्लीज, फिर एंटेलसाइड और उसके बाद हर्मियस। एंटेलसाइड मैंने बीच में लिखा है और फिर हर्मियस। इस तरीके से इसके भी शासक एक के बाद एक हुए। अब इन दोनों ब्रांचेस को हम लोग अलग अलग ठीक से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले समझ लें। Two branches of the Bactrian came in India and established here for some time. They captured some area and established. ये दोनों ब्रांचेस अपने उधर के पॉलिटिकल रीजन से यहाँ पर आई और उन्होंने कुछ हिस्सा भारत का जो वेस्टर्न हिस्सा था वो कैप्चर कर लिया। फर्स्ट डेमेट्रियस आया, तो सो फर्स्ट डेमेट्रियस अटैक्ड ऑन इंडिया ऑन 190 BC एंड कैप्चर्ड ईस्टर्न पंजाब एंड सिंध एंड एस्टेब्लिश इज कैपिटल द सियालकोट। ये हो गया जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। वेन ही वॉज बिजी इन इंडिया, लेकिन जब वो भारत में अपना अटैक करके यहाँ पर बिजी था, एट द सेम टाइम यूक्रेटाइड्स रिवोल्ट इन बैक्ट्रिया। यूक्रेटाइड्स उसके साथ ही था जिसने वहाँ बैक्ट्रिया में, जहाँ का वो राजा था, वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। एंड सम ऑफ द रीजन वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड, जो उसके कुछ भाग थे उसको कैप्चर भी कर लिया। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो केम इन इंडिया एंड कैप्चर्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड तक्षशिला बिकेम हिज कैपिटल। जब यूक्रेटाइड्स वहाँ पर रिवोल्ट करके कुछ हिस्सों पे काबिज हो गया, तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट हुआ और डेमेट्रियस के पीछे पीछे इंडिया की तरफ भी आ गया। और चूंकि डेमेट्रियस अंदर घुस गया था, उसने ईस्टर्न पार्ट ले लिया था, तो जो वेस्टर्न पार्ट था वो डेमेट्रियस के, किसका वेस्टर्न पार्ट, पंजाब का वेस्टर्न पार्ट जो था वो यूक्रेटाइड्स के पास आ गया और उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बना दिया। ना बोथ द ब्रांचेस वर रूलिंग इन इंडिया पैरेलली। अब ये दोनों ही ब्रांचेस जो थी यहाँ पर समानांतर रूप से चल रही थी। तो हम लोग पहले फर्स्ट ब्रांच को देखेंगे जो डेमेट्रियस वाली थी। डेमेट्रियस ये टाइम पीरियड लिखेगा। ही एक्सपेंडेड ग्रीक टेरिटरी इन इंडिया, उसने भारत में
एक बार फिर से ग्रीक टेरिटरी को आगे बढ़ाया। ही यूज्ड ग्रीक एंड प्राकृत बोथ लैंग्वेज इन द कॉइन्स, ही इशूड सम कॉइन्स। उसमें वो प्राकृत और ग्रीक दोनों लैंग्वेजेस लिखवा रहा ताकि उसके लोग भी समझ सकें ग्रीक वाले, और प्राकृत यानी कि भारत के सामान्य लोग भी समझ सकें। ही चेंज द नेम ऑफ द सियालकोट इन द नेम ऑफ हिज फादर यूथेडेमिया। वो जो सियालकोट जिसको उसने अपनी कैपिटल बनाया था उसको उसने नाम बदल करके यूथेडेमिया कर दिया, जो कि उसके पिताजी का नाम था। द नेक्स्ट prominent ruler was the Menander, which is from the 165 BC to 145 BC. He was the most famous ruler. He expanded his territory near Mathura in east. Sialkot became the famous center of the culture. वो कहाँ तक बढ़ करके आ गया? मथुरा तक, पंजाब में। पंजाब के ईस्टर्न भाग का तो उसका स्वामी था ही सही, वो बढ़ करके मथुरा तक अपना एक्सपेंशन करता हुआ आ गया। एट द सेम टाइम उसकी जो राजधानी सियालकोट थी वो रिलीजन का पूरा कल्चर का जो सेंटर बन गया। ही ऑल्सो नोन एज अ मिलिंदा, मिनेंडर को ही मिलिंद भी कहते हैं। भारत में हमेशा आप देखिएगा सिकंदर अलेक्जेंडर से दो नाम हो रहे हैं, वैसे ही मिनेंडर भी यहाँ पे मिलिंद हो गया है। नागार्जुन और नागसेना बोथ मोंग चेंज मिनेंडर इन द बुद्धिज्म। मिलिंद पन्हो वॉज द फेमस लिटरेचर अमॉन्ग द अबाउट देयर कन्वर्सेशन। देखिए मिलिंद पन्हो, मिलिंद माने मिनेंडर, पन्हो माने प्रश्न। मिलिंद के कुछ क्वेश्चन थे अबाउट द बुद्धिज्म, वो उसने नागसेन या नागाचार्य जिस जो भी समझ पूछे थे, और जो ये कन्वर्सेशन था वो एक बुक फॉर्म में बाद में पब्लिश हुआ था। सो इट वाज अ वेरी फेमस बुक कि कैसे कोई व्यक्ति जब धर्म बदलता है तो किन किन बातों से सामने वाले धर्म के प्रभावित होता है। उसके सारे प्रश्नों को नागसेन ने संतुष्ट किया। देन ही ज्वाइंड द बुद्धिज्म। फाइनली ही बिकेम अ बौद्ध मॉन्क एंड लेफ्ट द थ्रोन। और जब वो बुद्धिज्म में आ गया तो उसने फिर अपना जो सिंहासन था वो अपने पुत्र के लिए छोड़ दिया। Successors देखिए, Strato 1 and Strato 2 were the successor, but after that the branch of the Indo-Greek finished and Shak Kshatrap defeated and captured their territory. मैं अभी आपको शक क्षेत्र पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी। एट द सेम टाइम बहुत सारे ये शक क्षेत्र भी बाहर से ही हैं, और मौका मिल जाता है भारत में घुसने का, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी को ख़त्म होने के बाद गुप्ता डायनेस्टी के आने तक भारत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलती है, जिसका फ़ायदा ये इन्वेडर्स भी उठाते हैं। सो शक लोग आने लग गए और इन शक लोगों ने इस ब्रांच को ख़त्म कर दिया आफ्टर स्ट्रेटो 2। अब वापस पीछे आ जाइए, पैरेलल ब्रांच दूसरी वाली, सेकेंड नंबर यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी। यूक्रेटाइड्स वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। ही कैप्चर्ड द वेस्टर्न पंजाब एंड कैपिटल, वही वाला पंजाब का पश्चिमी हिस्सा उसके पास हो गया और उसकी राजधानी उसने तक्षशिला। लेकिन एक्सपेंशन के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो वेस्टर्न हिस्सा है, तो यानी कि उधर की साइड से जिधर से आ रहा है वही वाला हिस्सा है, तो उसके एक्सपेंशन में काफ़ी कुछ देखने को नहीं मिलता। हिज सन हेल्यूक्लीज किल्ड हिम एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। उसके बेटे हेल्यूक्लीज ने उसको मार के जो था सिंहासन प्राप्त किया। आफ्टर हिम एस्टैब्लिश एंटेलसाइड्स बिकेम द रूलर। एंटेलसाइड उसके बाद नेक्स्ट रूलर बना। ही इज़ नोन फॉर हिज मैसेंजर हेल्यूडोरस केम टू द शुंगा रूलर भागभद्र एंड अ गरुड़ ध्वज पिलर वॉज गिवन टू हिम फॉर भागवत रिलीजन। देखिए ये आप लोग जब बच्चे एमए में आएंगे तो हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन आप लोगों को कोर्स में है, वो आप पढ़ेंगे भी सही। लेकिन वो हेलियोडोरस एंटेलसाइड राजा था, हेलियोडोरस को उसने भेजा था, कहाँ भेजा था? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में, क्योंकि भागभद्र जो था वो भागवत धर्म को मानता था और एंटेलसाइड ने भी अपना विश्वास उस धर्म में व्यक्त किया। तो उसके एक सिंबल के रूप में उसने अपने दूत के साथ में एक गरुड़ ध्वज, जो कि विष्णु का वाहन है गरुड़, उसके हिसाब से उस गरुड़ ध्वज को वहाँ से भेजा था, विच इज़ स्टिल इन विद द विदिशा, जो अभी भी विदिशा में है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स, हम एंटेलसाइड को देख सकते हैं। हर्मियस वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इस ब्रांच का अंतिम शासक जो था वो हर्मियस था। अब व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडो ग्रीक्स के आने से क्या इम्पैक्ट पड़े। हर फॉरेन इन्वेडर्स में हम ये चीज़ देखते हैं, पर लेकिन उनमें ज़्यादा देखते हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को इफेक्ट किया या कुछ और चीज़ें चेंजेस की या हमने उनको इफेक्ट किया। सो यहाँ पर भी हम इम्पैक्ट देखेंगे। ग्रीक्स इंट्रोड्यूस मैनी न्यू टाइप्स ऑफ कॉइन्स, उन्होंने बहुत नए तरह के सिक्के चलाए। फेसेस वर स्टार्टेड गिवन बाय दिस पीरियड, चेहरा जो था राजा का वो सिक्कों पे मिलने लगा। और अब सिक्के जो थे वो केवल राजा की चीज़ हो गए। अभी तक क्या होता था, व्यापारिक श्रेणियाँ भी जो होती हैं वो गिल्ड्स वगैरह वो भी बना लिया करती थी। दे ऑल्सो इशू गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बार सोने के सिक्के भी चलाए। इसके पहले चांदी और तांबे के और सिक्के चला करते थे, सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस इन्होंने किए। बाद में
कुषाणों ने उसमें और भी अच्छा काम किया। दे एब्जॉर्ब द कल्चर एंड द रिलीजन इन वेरी मैनर्स, बहुत तरीके से उन लोगों ने हमारे भारत के जो संस्कृति है और धर्म है उसको स्वीकार किया। दे एस्टैब्लिश हेयर एंड इंक्लूड इन, हाँ ये यहीं पे रह गए। और क्षत्रिय क्लास जो थी यहाँ की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में जो क्षत्रिय वाली क्लास थी, धीरे धीरे उसमें सोशली एडजस्ट होते चले गए। और बाद में उनको हमारे यहाँ के जो भी नियम निर्धारक मनु वगैरह थे, उन्होंने स्मृतियों में इनको क्षत्रियों की एक शाखा के रूप में जगह दे दी। दे इन्फ्लुएंस्ड बाय बौद्ध एंड वैष्णव रिलीजन पैरेलल, ये दोनों ही शाखाएं अलग अलग धर्मों को मान रही हैं। एक शाखा बौद्ध धर्म को मान रही है और एक शाखा वैष्णव धर्म को मान रही है। वो यहाँ भारत के धर्मों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं। दे ऑल्सो स्टार्टेड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, स्पेशली बुद्ध इमेज डेवलप्ड इन दिस स्टाइल। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज़ वेरी फेमस, इसकी सब बहुत सुंदर स्कल्पचर्स जो हैं बुद्ध की स्पेशली मिलती हैं और वो इसी समय से शुरू हुई। दे ऑल्सो लर्न एस्ट्रोलॉजी बाय होरा शास्त्र, दे यूज टर्म होरोस्कोप, जिसको आज हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं होरोस्कोप, वो होरा शास्त्र जो भारत की एस्ट्रोलॉजी से निकला हुआ है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि हमारे शास्त्रों से वो किस तरह से प्रभावित हुए, तो एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्रभावित हुए। दिस एक्सचेंज ऑफ कल्चर वॉज स्टार्टेड इन बाय दिस एरा, और फिर ये एक्सचेंज जो था जो अलेक्जेंडर के समय से थोड़ा बहुत शुरू हुआ था और अब जो था वो बढ़ गया है और आगे भी बढ़ता रहेगा। सो बच्चों, इंडो ग्रीक्स इन्वेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स। एनी टाइम आई विल डिक्लेयर द CC ऑल्सो, सो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग इसको अपने नोट्स बनाते जाइएगा। कभी भी किसी भी दिन में CC का पैटर्न और CC में किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, आई विल टेल यू। ओके, गुड डे, गुड।